सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देख बाड़ा सबड़ा भाया और बहना ने राम राम साहब। बाहर बड़ा भारत में खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन करबो बहुत एक पुरानी परंपरा सी रही है। वास्तव में खेती बाड़ी और पशुपालन वो एक दूसरे की सहायता करवा के ताणी बहुत ज़रूरी है। और भारत में तो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन जो करा आपा तो एक रोज़गार को बहुत बड़ो साधन भी है। तो सरकार ये रोज़गार का साधन है, मतलब पशुपालन व्यापक स्तर पर आप क्या कर सका हाँ, ताकि एक रोज़गार को एक बड़ो अपना ताणी साधन बन जाए। एक ताणी राष्ट्रीय पशुधन मिशन की चलाई है। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन खई है कितरान काम कर रहे है, कौन का ताणी काम करे है, कौन भाई बहन के साथ जुड़ सके है, क्या फ़ायदो ले सके है, तमाम जानकारी ले आज अपने साथ डॉक्टर सुरेश कुमार गर्ग साहब मौजूद हैं। राम राम साहब गर्ग साहब। राम। आप उप निदेशक हैं बैंक प्रोजेक्ट का पशुपालन विभाग का। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं था यही जानना चाहूँ जो बार खेरी हो कि भाई अपने भारत देश में कही है कि थोड़ी सी रोज़गार की समस्या है और हर आदमी ने कोई नौकरी मिलबो संभव भी कौन है। प्रधानमंत्री जी यान खेवे कि भाई युवा ने आपने रोज़गार ले बाड़ो मांग बाड़ो न हो, रोज़गार दे बाड़ो बनवा की कोशिश करनी चाहिए। और इको भी वो साधन हो सके अगर आप अपनो रोज़गार स्थापित कर लिया पशुपालन विभाग से जुड़ और ये स्कीम के तहत, तो वो जो मिशन है वो खाइए। समस्त पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। भारत सरकार ने ये सोचा है कि देश में गरीबी की और बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। साथ में गाँव से पलायन होकर शहरों में युवा आ रहे हैं और शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और रोज़गार के साधन घटते जा रहे हैं। तो सरकार ने सोचा कि जो गाँव में पशुपालन का जो क्षेत्र है इसमें क्यों नहीं इसके अंदर ही प्रगति की जाए और ऐसे उद्यम उसमें गाँव में स्थापित किए जाएँ ताकि जो बेरोज़गार लोग हैं वो उसमें अपना रोज़गार तलाश कर सकें। तो इसके लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम चालू किया गया है। इसमें जो गांव में रहने वाले जो प्रगतिशील पशुपालक हैं जिनके पास थोड़ा लगाने के लिए पूंजी है और अपनी ज़मीन है, ज़मीन सभी के पास होती है लेकिन इस कार्यक्रम के लिए उसके पास लगाने के लिए अलग से ज़मीन हो, तो वो इस कार्यक्रम में भाग लेकर उद्यम स्थापित करते हैं और जो आसपास के जो रहने वाले जो ग्रामीण युवा हैं वो उसके उद्यम में रोज़गार की संभावनाएं उनके लिए बढ़ जाती है। नहीं बार जो थे क्यों भाई ज़मीन होनी चाहिए, तो कतरी ज़मीन नहीं कतानी ज़मीन इसमें क्या है गोविंद जी की जैसे आपको बकरी का फार्म लगाना है, बकरी का फार्म लगाना है तो आपको करीब 2.5 बीघा से 3 बीघा ज़मीन चाहिए। और अगर आप इसके लिए चारा भी आप खुद भी उगाना चाहते हैं, आपके पास इतनी ज़मीन है कि आप चारा भी खुद ही उगाना चाहते हैं, तो 5 बीघा सरकार कहती है 5 से 6 बीघा अलग से ज़मीन और चाहिए। और अगर आप चारा नहीं उगाना चाहते, चारा खरीद के खिलाना चाहते हैं तो 2.5 से 3 बीघा ज़मीन कम से कम चाहिए। इसी तरीके से अगर आप मुर्गी फार्म लगाना चाहते हैं तो आधा बीघा ज़मीन ही बहुत है। और अगर आप शुगर फार्म लगाना चाहते हैं तो करीब 1.5 बीघा ज़मीन चाहिए। अलग अलग प्रोजेक्ट के ताणी हाँ अलग अलग आवश्यकता की ज़मीन डिमांड, बाकी बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 बीघा ज़मीन बहुत है इसके लिए। जी बिल्कुल। तो और जो मिशन चलाया है सरकारी के पास उद्देश्य कही है, कई सोच है। सरकार ये चाहती है कि जो गांव से जो पलायन होकर युवा लोग जो शहरों में आ रहे हैं वो एक तो पलायन रुके, और सबसे बड़ी जो समस्या हमारे देश की है ग्रामीण क्षेत्र की भी शहरी क्षेत्र की भी कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सरकार के पास साधन सीमित हैं, तो सरकार ये चाहती है कि कोई उसमें से जो समाज में से ही पशुपालक भाइयों में से ही जो प्रगतिशील पशुपालक है वो एक उद्यम स्थापित करे इसी क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, और बाकी लोगों को रोज़गार मिले। गांव की गांव में उसको रोज़गार मिलेगा तो शहर को क्यों आएगा। दूसरा वो चाहती है कि भाई सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम स्थापित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पशुधन का उत्पादन बढ़ेगा, मीट का, अंडे का, इन तमाम चीज़ों का उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी फैक्ट्रियों को अच्छी कीमत पर, कम कीमत पर, कम लागत का माल मिल जाएगा इजीली वहीं की वहीं, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जब हमारी लागत प्रोडक्शन की मतलब जो उत्पादन की लागत कम हो जाएगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे देश की
जो जीडीपी है, जो उत्पादकता वो बढ़ेगी, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे लोगों की आमदनी बढ़ेगी जी। तो मेन हमारा जो सरकार का सोच है वो है कि लोगों की आमदनी बढ़ाना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना। मतलब ये सोचकर, इसी सोच के साथ भारत सरकार ने ये योजना चालू करी। मतलब रोजगार के साथ साथ भारत की जीडीपी भी बढ़े। हाँ, भारत की जीडीपी बढ़े, प्रयास है, उसके लिए प्रयास है। पशुपालन आदमी सभी लोग करते हैं, कोई 25 बकरी पालता है, कोई 50 बकरी पालता है, कोई 100 बकरी पालता है, लेकिन भारत सरकार ये चाहती है कि इस उद्यम के तहत आप 500 बकरी पालो। अच्छा, 500 बकरी पालो या इससे ज़्यादा पालो, लेकिन 500 बकरी तक का जो खर्चा आएगा, उसमें जो भी खर्चा आएगा उसमें आधा सरकार वहन करेगी। तो कब से मिशन लागू ये है, चालू है? ये मिशन अगस्त 2021 से लागू हो गया और ये 2025-26 तक चलेगा। अभी तक इसकी जो समय सीमा तय की है 2025-26, मतलब 5 साल का प्रोग्राम है ये, और इसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। तो ये मिशन से कहीं जुड़ा? मिशन से जुड़ने के लिए एक भारत सरकार ने एक पोर्टल चालू किया है जिसका नाम है www.udyamimiत्र.in। एक बार और बोल दो। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, www.udyamimiत्र.in। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप इतना भी नहीं हम कर सकते, आप सिर्फ उद्यमी मित्र लिख दो अंग्रेजी में, कंप्यूटर पे अपन गूगल पे उद्यमी मित्र लिखेंगे, उसी से वो साइट निकल के आ जाती है। और जैसे आप उसको खोलेंगे तो उसमें पूरी जानकारी आ जाएगी और उस जानकारी के उसमें क्या गाइडलाइन भी है, पूरी दिशा निर्देश है। आप जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, शुक्र का लगाना चाहते हैं या मुर्गी का लगाना चाहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट की उसमें गाइडलाइन आपको विस्तृत विवरण मिल जाएगा जी। और फिर वो उसका विस्तृत विवरण पढ़ के और अपना मानस बना के आप आवेदन भी उसी साइट पे कर सकते हैं जी। आवेदन आपको कहीं नहीं जाना आवेदन करने के लिए, न कहीं से कोई फार्म खरीदना है, न कहीं से भरवाना है, ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन ही आवेदन करना है। इस जो ये मिशन है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको कहीं नहीं जाना, आपको कंप्यूटर पे ही, अब गांव के भाई हैं अपने, उनके घर में कंप्यूटर हो जाए जरूरी नहीं है, ई मित्र पर तो ई मित्र पे चले जाएं और ई मित्र पे बैठ के और ये फार्म आप भरवा सकते हैं। और फार्म जब भर देते हैं साथ में उसको कई तरह के कागज लगाने पड़ते हैं। वही कागज कौन सा ले जाना है? बहुत सारे कागज लगाने पड़ते हैं उसको, जैसे एक तो उसके केवाईसी के, भाई जैसे खुद का आधार है, उसके आधार लगा दे, अपना पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड लगा दे, बैंक का स्टेटमेंट लगाना पड़ता है, अगर वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो वो इनकम टैक्स की रिटर्न भर दें, लगा दें उसमें। ज़मीन के कागजात लगाना बहुत ज़रूरी है जी। ज़मीन के, भाई ये मेरी ज़मीन है और यहाँ मैं प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, और साथ में उस ज़मीन की जियो टैगिंग भी उसमें भरनी पड़ती है। अब किसान भाई जियो टैगिंग समझते नहीं है, जियो टैगिंग क्या होती है, तो मैं किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को बता दूं, जियो टैगिंग के लिए आजकल मोबाइल सबके पास होता है, हर जेब में मोबाइल है, तो मोबाइल में एक बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, लेकिन एक बहुत कॉमन और बहुत प्रचलित ऐप है नॉट कैम। वो ऐप डाउनलोड कर लें और आप जैसे अपने कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं वैसे अपने ज़मीन की फ़ोटो खींच दो जी। जैसे ही फ़ोटो खींचेगी उसके साथ साथ कोने में अपने आप उसके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आ जाएंगे, वो जियो टैगिंग कहलाती है जी। तो उससे सरकार को, भारत सरकार को ये पता चल जाता है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा, वहाँ बैठे बैठे उनको ये पता चल जाएगा कि देश के या राजस्थान के कौन से कोने में ये प्रोजेक्ट लगेगा। यार डॉक्टर साहब के मतलब पात्र कौन है, केवा को मतलब है कि मान लो 10 लोग आवेदन कर दिया है, तो 10 का 10 नहीं लोन और प्रोजेक्ट पास हो जाए, आसान तो मुश्किल हो, तो सरकार या बैंक की चीज़ें देख लोन पास करे, प्रोजेक्ट में पास करे? सरकार ये जो उसमें मुख्य बातें देखती है, एक तो वो कि इसके पास ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन के साथ साथ उसके पास ऋण लेने की, बैंक से ऋण लेने की पात्रता होनी चाहिए। हाँ, पात्रता मतलब वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई पुराना रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए, पुराना रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए, कोई लोन लिया और नहीं चुका ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो पुराना रिकॉर्ड अगर साफ़ सुथरा है, बढ़िया है और ज़मीन है उसके पास, तो वो अप्लाई कर सकता है। और इसमें भारत सरकार का ये बहुत बड़ा करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और अभी तो स्थिति ऐसी नहीं है, अभी जो भी अप्लाई कर रहा है, जो भी पात्र व्यक्ति है उसको लोन मिलेगा, उसको अनुदान भी मिलेगा। तो आवेदन की कैटेगरियाँ कौन सी है, कौन सा किसान समूह भी है, एकल किसान भी है, या कोई सहकारी समितियाँ भी है, तो कौन सा प्रोजेक्ट में आवेदन कर सके? इसमें साहब
जैसे कोई भी किसान है या पशुपालक है, इवन कोई बिजनेसमैन भी है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। किसान ही वो जरूरी कौन है? किसान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसान ही हो, कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है। और साथ में कोई एससी अनुसूचित जाति जनजाति का भी कोई पाबंदी नहीं है कि उसी को सहायता मिलेगी, अनुदान सहायता मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है। तो व्यक्ति, कोई भी निजी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। किसान उत्पादक संगठन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और स्वयं सहायता समूह है, अपने राजस्थान में बहुत सारे स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक अपने किसान सहकारी संगठन, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं, वो जो गैर लाभकारी कंपनी होती है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी अप्लाई तो इनमें कोई मतलब कोई काम करवो चाह रहे है तो उनकी काम की नॉलेज ही कौन है? हाँ। तो वो काम क्या खैरी? नहीं, देखो, काम का अनुभव तो होना जरूरी है। अगर अनुभव नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मैं, आप ही हैं, जैसे आप बकरी का फार्म लगाना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी बकरी के साथ काम ही नहीं किया, बकरी पालन किया ही नहीं। बिल्कुल सर। आपने 10, 20, 50 बकरी भी अगर पहले पाली हुई है, तो आप इस काम को आगे बड़े स्तर पर आराम से कर सकते हो। तो काम का अनुभव होना तो जरूरी है। नहीं, मान लो कौन है लेकिन काम करवो चाहवा, काम तो प्रशिक्षण को कोई आदमी रख लिया? हाँ, प्रशिक्षण के लिए जैसे आप खुद भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। संस्थाएं हैं जो सरकारी क्षेत्र में है, वो प्रशिक्षण देती है। अगर आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है और आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कोई प्रशिक्षित व्यक्ति रख सकते हैं आप। तो एक तरह से आपका काम भी हो गया और आपने एक व्यक्ति को नौकरी भी दे दी। तो जो मिशन है, ये कोई पशुधन बीमा जो चाल है, उनमें कोई संबंध है कि मतलब कहिए कि देखो नयो आदमी है, ठीक है, प्रशिक्षित आदमी राख भी लियो, अब डांडा डोर को मामलो है, सारी बीमारी हो जाए, नुकसान लाग जाए, तो बेचारो कमाबा गया है, नुकसान और लाग जाए, तो बीमा से कुछ संबंध भी है? बीमा से सीधा संबंध तो नहीं है जी, लेकिन इसमें इस योजना के तहत जो व्यक्ति जानवर पालता है, वो अपने ये आवश्यक है कि वो अपने जो भी पशु रख रहा है उनका बीमा कराना उसके लिए आवश्यक है। जी, बीमा कराना आवश्यक है ताकि उसको किसी प्रकार का बहुत बड़ा नुकसान ना हो। और हमारे यहाँ राजस्थान सरकार ने भी पशुधन बीमा योजना बजट में घोषणा कर रखी है और वो जल्दी लागू हो जाएगी। जब वो योजना पशुधन बीमा योजना लागू हो जाएगी, तब तो किसान को दुगना फायदा हो जाएगा कि उसको बहुत ही कम रियायती दर पर, बहुत कम प्रीमियम पर उसके पशुओं का बीमा सरकार कर देगी। जी, तो दुगना फायदा है ये। इस पशुधन मिशन में भी उसको पशुओं का बीमा कराना ही कराना है, खर्चा करना ही करना है। और इधर जब ये रियायती दर पर, अनुदानित दर पर बीमा पशुओं का होने लग जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत कम प्रीमियम पर उसके पशुओं का बीमा हो जाएगा। अच्छा, अब आप बात करी कि भाई जो मिशन से जुड़ बचावे, उनने तो कागज पत्र से बता दिया, अब कोई प्रोजेक्ट लगा बचावे, उनमें कौन कौन सा दस्तावेज कागज छाया करे? हाँ, प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसको प्रोजेक्ट की विस्तृत डिटेल, जिसको अपन DPR बोलते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो एक तो बना के वो किसी भी टेक्निकल आदमी से या CA से या स्वयं की अगर जानकारी नॉलेज है, तो इस तरह से वो DPR बनवा के आवश्यक रूप से सबमिट करें, अपलोड करें। पोर्टल पे ही अपलोड करनी है, कहीं नहीं जाना है। और DPR के बिना ये जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं होता है। अच्छा। DPR प्रोजेक्ट लगाने के लिए DPR बहुत ज़रूरी है। तो DPR अच्छे से बनाए, सोच समझ के, और विस्तृत DPR बनाए ताकि आपका आवेदन पत्र निरस्त नहीं हो। तो जो मिशन के तहत आप आवेदन कर रहे हूँ, उनके साथ ही साथ इन्हें भी अपलोड करना? हाँ, या जैसे अलग से? 3 पन्ने का तो एक आपको आवेदन पत्र भरना पड़ता है ऑनलाइन, और साथ में फिर उसमें अपलोड करने के लिए अलग अलग जगह आती है। इसमें आप ITR, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स अपलोड करो, यहाँ पर आपका KYC का आपका आधार कार्ड अपलोड करो, यहाँ आपका जो DPR के अलावा बहुत सारे जो कागजात मांगे जाते हैं, वो अपलोड करने के लिए वहाँ पर भूमि के कागजात होते हैं जैसे, और नोट कैम से आपने वो निकाला है, जियो टैगिंग करी है ज़मीन की, वो कागजात सारे उसमें अपलोड करने होते हैं। अच्छा, सबके लिए अपलोड करने के लिए वहाँ खूब जगह बनी हुई है, आपको हर डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड करना होता है। जो प्रसंस्करण इकाइयाँ आप लगावा, हाँ, तो उनको ही में कई भूमिका साबित हो सके? हाँ, प्रसंस्करण इकाइयों का तो ये बेनिफिट है कि जैसे आपके आसपास, आपके एरिया के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई यूनिट लगी हुई है, प्रसंस्करण यूनिट लगी हुई है ना, अब जैसे मान लो आप मीट की कोई यूनिट लगी हुई है, मीट प्रोडक्शन की, अब उसको क्या चाहिए, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको बकरे वगैरह चाहिए, ताकि वो कम लागत में उसको
माल मिल जाए, जी। कच्चा माल मिल जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सके। मुनाफा लेके और उसको बेच सके। जी। इससे क्या है कि वो एक चेन डेवलप हो जाती है, चेन विकसित हो जाती है। तो प्रसंस्करण यूनिटों के आसपास अगर कोई इस तरह की अपना प्रोजेक्ट लगाता है एनएलएम का, तो उसको भी उसको अपना माल बेचने में बहुत सहूलियत रहेगी। अपना माल वो तुरंत पास की यूनिट को बेच सकता है, उसको भी फ़ायदा रहेगा और यूनिट को भी फ़ायदा रहेगा। तो ये दोनों का बढ़िया सही तालमेल रहेगा। भाई या तो बात सही है कि जान आप एक उदाहरण के तौर पर अगर आप गेहूँ बेचा, हाँ। उनको भाव आपने थोड़ा कम मिले, लेकिन अगर आप आटो बेचा और उन्हें पैकिंग कर बढ़िया भाव में बेचा, तो भाव निकल चुका मिल गया। यही कृषि को प्रसंस्करण है। प्रसंस्करण यूनिट का भी यही फायदा है। तो इनमें कुछ अनुदान वगैरह भी मिले सरकार की ओर से? हाँ, बिल्कुल। इसमें गोविंद जी बहुत बढ़िया अनुदान की योजना है ये। भारत सरकार ने यही सोचा है कि भाई इस क्षेत्र के अंदर भी जो ये पिछड़ा हुआ सेक्टर है अभी, इसमें इसको आगे बढ़ावा देने के लिए, आगे तक ले जाने के लिए सरकार ने बहुत अनुदान की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और सबसे बड़ी, जैसे इसमें बकरी का फार्म लगाते हैं, अनुदान जो है वो उद्यम के हिसाब से है। बकरी का उद्यम आप लगाते हैं, बकरी या भेड़ पालने का, तो 50 लाख रुपए तक आपको अनुदान भारत सरकार की तरफ से दे होता है इसमें। अगर आप मुर्गी का लगाते हैं, इसमें मुर्गी फार्म लगाते हैं, तो 25 लाख रुपए तक आपका अनुदान मिल सकता है। और अगर आप शुगर पालन का लगाते हैं तो 30 लाख रुपए तक का अनुदान मिल जाएगा। अगर आप चारा विकास का या राशन बनाने का, कैटल फीड बनाने का लगाते हैं प्रोजेक्ट, तो आपको 50 लाख रुपए तक का अनुदान इसमें भारत सरकार से मिलता है। खास बात इसमें यह है कि जो अनुदान मिलता है, अब तक जितने भी अनुदान की स्कीमें आती है उसमें ये होता है कि जब आप परियोजना पूरी कर लेते हैं उसके बाद अनुदान मिलता है, जिसको अपन बैक एंडेड सब्सिडी बोलते हैं। इसके अंदर भारत सरकार ने पहली बार ऐसा किया है कि जो भी अनुदान बनता है आपका, उसका आधा 50% अनुदान आपको पहले मिल जाएगा, एडवांस में मिल जाएगा। ये इस प्रोजेक्ट, इस योजना की, उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है। तो एक तो थे बताया कि भेड़ पालन पर प्रोजेक्ट लगा सके, बकरी पालन पर लगा सके। बिल्कुल। तो और गाय भैंस यहाँ पर भी है? नहीं, ये योजना छोटे पशुओं के लिए है। अच्छा। गाय भैंस के लिए ये नहीं है। गाय भैंस के लिए अगर कोई भाई लगाना चाहते हैं तो अपने NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद में है, वहाँ उसकी वेबसाइट पे जाके, NDDB की वेबसाइट पे जाके इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट NLM में, ये जो हमारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, इसमें सम्मिलित नहीं है, ये NDDB के कार्यक्रम में सम्मिलित है। जी। तो और अगर पशु आहार उत्पादन करबो चाहे, कोई पशु आहार में काम करबो चाहे? हाँ, पशु आहार में है। चारा, जैसे कोई चारा विकास करना चाहता है, चारा विकास में भागीदारी उद्यम स्थापित करना चाहता है, जैसे साइलेज बना के या बड़ी बड़ी गांठें बना के अपन भेजते हैं। जैसे कई बार अपन देखते हैं कि अपने यहाँ चारे की कमी हो जाती है, तो पंजाब से चारा आ रहा है, तो वो गांठें आती है। और आर्मी के घोड़े वगैरह होते हैं, उनके लिए भी बड़े ट्रेनें भर के और वो चारे की गांठें बन के जाती है। तो वो उद्यम भी आप स्थापित कर सकते हो, और आहार का भी उद्यम स्थापित कर सकते हैं। पशु आहार को अलाउ है। हाँ। उनका तानी कितनी जमीन वगैरह मांगी है? उसमें पशु आहार के लिए करीब 2.5-3 बीघा जमीन चाहिए। उसमें 2.5 से 3 बीघा जमीन उसमें चाहिए। तो मतलब डेयरी उद्योग इनमें शामिल न करियो है? डेयरी उद्योग अलग रखा है उसको। ये छोटे पशुओं के लिए, छोटे पशुओं के लिए है, जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, सुअर पालन और मुर्गी पालन। तो मछली पालन वगैरह ये नहीं? मछली पालन इसका हिस्सा नहीं है। तो बैंक में जो आप ऋण अप्लाई कह रहा हूँ, उनकी कई प्रक्रिया है, आसानी से अपना ऋण मिल जाए? हाँ, उसका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बैंक, उद्यम तो आप स्थापित करना चाहते हो और अगर बैंक ने आपको लोन नहीं दिया या आपकी तरफ से कोई कमी रह गई तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो इसमें यह है कि जैसे आप आवेदन करते हैं, आवेदन फिर हमारे यहाँ पशुपालन विभाग के पास आता है, राज्य का जो पशुपालन विभाग है उसके पास आता है। फिर उस आवेदन की हम पूरी तरह से जांच करते हैं। अगर कोई कमी रह जाती है तो वो डॉक्यूमेंट उससे हम मंगवाते हैं, कागज़ मंगवाते हैं, और जब पत्रावली उसकी पूरी हो जाती है तो हम उसको बैंक के पास भेजते हैं। बैंक फिर वो देखता है कि हाँ, मुझे इस पर लोन देना है या नहीं देना है। तो उस वक्त आवेदक बैंक से संपर्क कर ले और जो सामान्य प्रक्रिया है लोन ऋण देने की, उस प्रक्रिया के तहत वो अपना ऋण स्वीकृत करा ले।
किस्त जारी नहीं करानी है, ऋण स्वीकृत कराना है। जी। ऋण स्वीकृत करके और ये बैंक अपना जो स्वीकृति पत्र है वो उस पर ये जो हमारा पोर्टल है उस पर अपलोड कर देता है। तो उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि हाँ इसका बैंक ने इसका ऋण स्वीकृत कर दिया है, और अगर भारत सरकार इसको अनुदान जारी करती है तो आगे इसको ऋण मिलने में कोई समस्या नहीं आएगी। जी। अच्छा गोविंद जी, मैं इसमें साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदक को जो भी उद्यम स्थापित करना चाहता है वो अगर एक बार पहले ही अपने कागजात दिखा के, जमीन के और इनकम टैक्स रिटर्न के या और जो भी बैंक के जो जरूरी कागजात होते हैं, पैन कार्ड वगैरह, वो अगर बैंक में संपर्क करके अगर पहले से थोड़ी सी जानकारी ले ले कि हाँ भाई मैं ये उद्यम स्थापित करना चाहता हूँ तो मेरे को आप लोन दे दोगे कि नहीं दे दोगे। तो मतलब प्रोजेक्ट सबमिट कर बासों पहले एक बार कागज पत्र दिखा ले सब। हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे उसने बैंक की डिटेल डाल दी, एक बैंक का आवेदन पत्र में बैंक की डिटेल डालनी पड़ती है, पूरी डिटेल, और जब हमने उस फार्म को वहाँ भेजा उस बैंक के पास, उस बैंक ने मना कर दिया कि नहीं साहब हम तो इस प्रोजेक्ट में नहीं दे सकते, या हम तो इस सेक्टर में काम ही नहीं करते हैं, इस पशुपालन के क्षेत्र में ऋण देने का हमारे पास प्रावधान नहीं है। कोई भी अगर उसने मना कर दिया तो फिर समस्या हो जाती है, समय बहुत खराब हो जाता है। वो आवेदन वापस हमारे पास आता है, फिर हम उसको वापस आवेदक के पास वापस भेजते हैं, फिर वो अपना बैंक दूसरे बैंक में खाता खुलाता है और उसकी डिटेल मतलब भरता है, तो उसमें उसका बहुत टाइम खराब हो जाता है। एक बार आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृति तक की प्रक्रिया एक बार बता दें। हाँ, इसमें सबसे पहले तो जैसे आप ये www.udyamimiत्र.in जी, ये जो वेबसाइट है इस पे जाके आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद वो आवेदन स्वतः ही हमारे पास आ जाता है, मतलब पशुपालन निदेशालय में आ जाता है। पशुपालन निदेशालय में जो एक कमेटी बनी हुई है वो कमेटी उस आवेदन पत्र की जांच करती है। कोई डॉक्यूमेंट की, कोई कागजों की कमी होती है तो कागज वापस उससे फॉर्म को वापस उसके पास आवेदक के पास भेज के सारे डॉक्यूमेंट की पूर्ति कराती है। उसके बाद वो बैंक को भेजती है। जी, बैंक उसको देखता है कि हाँ मुझे इस पर ऋण देना है या नहीं देना है, वो निर्णय करता है। बैंक ने निर्णय कर लिया कि हाँ मुझे ऋण देना है, उसके बाद वो उस पर लोन स्वीकृति पत्र उस पर अपलोड कर देता है और वो एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है अपने आप ही। इसमें आवेदक का कोई रोल नहीं है, वो अपने आप हमारे पास आ जाती है। जब हमारे पास आ जाती है तो फिर हमारे पास यहाँ पर राज्य स्तरीय एक कमेटी और होती है। वो राज्य स्तरीय कमेटी सब जितने भी फार्म इकट्ठे हुए हैं जिस पे बैंकों ने ऋण स्वीकृत कर दिया है उन पे विचार करती है और भारत सरकार को भेजती है। भारत सरकार में फिर एक उच्च स्तरीय कमेटी है, प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी। प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी हर एक प्रोजेक्ट की जांच करती है, जांच करके निर्णय करती है कि इस पे हमें अनुदान देना है या नहीं देना है, अगर देना है तो कितना देना है। अच्छा, हाँ जी। जैसे किसी ने बकरी पालन का वो लगाया, आवेदन लगाया, और बकरी पालन का जो ये प्रोजेक्ट है ये 500 बकरियां और 25 बकरे रखने होते हैं और तमाम दूसरी सुविधाएं जुटाना होता है। ये करीब करीब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट पहुंच जाता है। जी। अब आवेदक ने मान लिया कि 50 लाख तो मुझे अनुदान मिल जाएगा अधिकतम, और 50 लाख रुपया में से 30-40 लाख रुपया लोन मिल जाएगा बैंक से, 10-15 लाख रुपए मैं लगा दूंगा। जी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भारत सरकार 50 लाख ही दे दे उसको। भारत सरकार में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो ये असेस करते हैं कि इसने जो डीपीआर लगाई है, प्रोजेक्ट का विवरण जो विस्तृत विवरण लगाया है, ये कहीं ओवर एस्टिमेट तो नहीं है। मतलब 40 भी दे सके, 25 भी दे सकती है, 35 भी दे सकती है। उनको निर्णय उनके हाथ में है। अधिकतम सीमा 50 लाख है। तो डॉक्टर साहब थे मगा कार्यक्रम में पधारे, बहुत बढ़िया जानकारी दी। इच्छा तो ही कि प्रोजेक्ट के बारे में, मिशन के बारे में और बाकी जानकारी लेता, लेकिन प्रोग्राम बखत हो रहे पूरो थे मगा कार्यक्रम पधारे, बहुत बढ़िया और रोचक तरीका से जानकारी दी। घना घना धन्यवाद। चला, राम राम।